राम आएंगे तो किसको वोट दिलाएंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं मुक्ता सिंह। अयोध्या में भगवान राम भव्य मंदिर में विराजमान हो रहे हैं, तो इसको वोट बैंक के जरिए भुनाने की होड़ तेज होती जा रही है। बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से जिस तरह के बयान आ रहे हैं, उससे संकेत साफ है कि राम मंदिर लोकसभा चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा होगा। वहीं विपक्ष का इंडिया गठबंधन अपना मुद्दा ही तय नहीं कर पा रहा है। अगले 30 मिनट आप दिल और दिमाग के दरवाजे खोलकर बैठिए, क्योंकि हम इसके सभी पहलुओं पर करने वाले हैं नुक्ताचीनी। इस मुद्दे पर विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन इसके पहले कुछ सवाल हैं जिन पर नजर डाल लीजिए। बीजेपी राम मंदिर का पूरा श्रेय अकेले लेना चाहती है। राम मंदिर चुनावी मुद्दा बना तो इंडिया गठबंधन इसका कैसे मुकाबला कर पाएगा। इंडिया गठबंधन में बीजेपी के राम मंदिर के मुकाबले सबसे बड़ा मुद्दा क्या है। क्या राम मंदिर पर चुनाव हुआ तो देश में त्रेता युग जैसा राम राज्य आ जाएगा। इन सभी सवालों पर नुक्ताचीनी करेंगे, लेकिन इसके पहले देख लेते हैं ये रिपोर्ट। अयोध्या में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह से 10 दिन पहले प्रधानमंत्री मोदी ने बड़ा अनुष्ठान शुरू कर दिया है। प्रधानमंत्री ने एक ऑडियो संदेश जारी करके कहा है, मेरा सौभाग्य है कि मुझे भी इस पुण्य अवसर का साक्षी बनने का अवसर मिल रहा है। प्रभु ने मुझे सभी भारतवासियों का प्रतिनिधित्व करने का निमित्त बनाया है। मैं आज से 11 दिन का विशेष अनुष्ठान आरंभ कर रहा हूं। प्रधानमंत्री भगवान राम के अलावा 140 करोड़ देशवासियों का आशीर्वाद मांग रहे हैं, तो इससे मतलब साफ है कि बीजेपी को राम मंदिर के नाम पर वोट का आशीर्वाद चाहिए। वैसे भी बीजेपी ने 22 जनवरी के बाद गांव-गांव से लोगों को अयोध्या ले जाकर राम मंदिर के दर्शन कराने का प्लान बनाया है। कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने 22 जनवरी को अयोध्या जाने से इनकार कर दिया है। अब प्रधानमंत्री के विशेष अनुष्ठान पर कांग्रेस ने सीधा हमला बोला है। और इन चारों शंकराचार्यों ने निर्णय लिया है कि वह अयोध्या नहीं जाएंगे और इस पर कोई आक्रोश नहीं है। क्या यह धर्म को आहत नहीं कर रहा है? धार्मिक चीजों में, धार्मिक अनुष्ठानों में, धार्मिक परंपराओं में, सनातन संस्कृति में राजनीति करना सर्वथा गलत है। हम कहां जाने से मना कर रहे हैं? हम 22 तारीख को, और यह बात हमारे अध्यक्ष ने कही है, हम 22 तारीख को जो अयोध्या में मोदी जी के नाक के नीचे मोदी जी की प्रेजेंस और आरएसएस संघ के प्रमुख की प्रेजेंस में हो रहा है, उसमें नहीं जा रहे हैं। जहां हमारे शंकराचार्य नहीं जा रहे हैं, हम जो विभत्स राजनीति की जा रही है उसका हिस्सा नहीं बनना चाहते हैं। और ये भाजपा का राजनीतिक आक्रोश और आहत होना आपको दिख रहा है, ये देश का नहीं दिख रहा है, ना ये हिंदू धर्म को मानने वालों का दिख रहा है। 2-3 महीने में होने वाले लोकसभा चुनाव में बीजेपी राम मंदिर के सहारे मैदान में जा रही है, तो विपक्ष का इंडिया गठबंधन अभी तक न नेता तय कर पाया है और न ही नेतृत्व। सीटों के बंटवारे पर भी इंडिया गठबंधन में अभी तक आम सहमति नहीं बन पाई है। आज यूपी के लिए कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच सीटों पर बैठक होने वाली है। इंडिया गठबंधन इसी तरह तैयारी करता रहा तो राम मंदिर के रथ पर सवार बीजेपी का मुकाबला कैसे कर पाएगा, ये बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया अहेड। तो इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं कांग्रेस से संदीप त्रिपाठी, बीजेपी प्रवक्ता राकेश सिंह और साथ ही हैं हमारे श्रेष्ठ उत्तर प्रदेश के संपादक शिवेंद्र श्रीवास्तव, आम आदमी पार्टी के नेता नरेंद्र सोनी। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले शुरुआत करेंगे शिवेंद्र जी से, जिनकी राजनीति पर और खासतौर पर यूपी की राजनीति पर खासी अच्छी पकड़ है। तो शिवेंद्र जी, आप देख ही रहे हैं कैसा पूरा मामला चल रहा है। जब से राम मंदिर के उद्घाटन की बात चल रही है, रामलला की आस्था, मोदी की गारंटी और एक बड़ी इलेक्शन मैनेजमेंट की मशीन, जहां एक तरफ बीजेपी इन 3 बड़े हथियारों के साथ ऑलरेडी मैदान में हुंकार भर रही है, वहीं विपक्ष जो है अभी नेतृत्व, एजेंडा और सिपह सालारों की जुगत में लगा हुआ है। तो क्या लग रहा है आपको, कैसे मुकाबला कर पाएंगे? देखिए मुक्ता जी, बहुत साफ सी बात है कि बीजेपी की मशीनरी और बीजेपी की स्ट्रेटेजी से अगर पार पाना है तो इन सारे विवादों से अलग हट करके बसपा को, सपा को, कांग्रेस को और आम आदमी पार्टी या जितने भी धड़े हैं उसके,
उनको जी। अपने मतभेद मिटाने होंगे। लेकिन समस्या सबसे बड़ी ये है कि इन सारे गठबंधन में कोई भी अपने आप को कम मानने को तैयार नहीं है। एक तरफ कांग्रेस है जिसके पिछले कई चुनावों में परफॉर्मेंस आप देख ही रहे हैं कितनी खराब रही है, बावजूद इसके वो सीट शेयरिंग को लेकर के लगातार दबाव बना रही है कि हमको इतनी सीट चाहिए, हमको उतनी सीट चाहिए। समाजवादी पार्टी जो कि उत्तर प्रदेश की क्षेत्रीय पार्टी है समझ लीजिए एक तरीके से, और स्टेट्स में उनका कोई बहुत ज्यादा वजूद नहीं है। वो जानते हैं कि यूपी में सबसे ज्यादा सीट्स हैं और वहां पर उनका दबदबा रहेगा। अगर किसी धड़े का सबसे ज्यादा दबदबा रहेगा तो उम्मीद इसी बात की जा रही है कि समाजवादी पार्टी का रहेगा, और उसी के चलते अखिलेश यादव इस बात को दबने को तैयार नहीं है। आम आदमी पार्टी जिसका अभी यूपी में कोई बहुत बड़ा जनाधार भी नहीं है और कोई बड़े मुद्दों पर खड़ी भी नहीं हो पाई है, वो भी इसी जुगत में है कि उनको कैसे कैसे मिल जाए। दरअसल क्या है, बीजेपी जो स्ट्रेटेजी कर रही है वो इस पे कि चुनाव कैसे ज्यादा से ज्यादा जीता जाए। बाकी पार्टीज चुनाव जीतने से ज्यादा इस बारी कोशिश में है कि कैसे उनकी पार्टी को ज्यादा सीटें मिले ताकि उनका जीतने का रेशियो ज्यादा बढ़ सके, और यही सबसे बड़ा मुद्दा है। और इसीलिए इसी वर्चस्व की लड़ाई में आपस में जो तकरार हो रही है ये देर ही हो रही है, क्योंकि बीजेपी ने तो वैसे भी हम 24 घंटे और 365 दिन चुनाव के मोड में रहती है, और देर सवेर जब विपक्ष शुरू भी करता है तो इतनी क्लमजी तरीके से शुरू करता है जिसका रिजल्ट आने से पहले ही तय हो जाता है कि बहुत अच्छा नहीं रहने वाला। तो इन सबसे जब तक दूर नहीं हटेंगे तब तक कुछ भी इनको बहुत कॉन्क्रीट दिखने वाला नहीं है। जी नरेंद्र जी, अभी तक आप लोग सीट शेयरिंग पर ही लड़ाई तो नहीं कहेंगे, लेकिन आप लोगों की सीट शेयरिंग पर ही बातचीत चल रही है, कई बैठकें हो रही हैं, लेकिन अभी तक कोई निष्कर्ष नहीं मिल पा रहा है। आपको नहीं लग रहा है वैसे ही आप लोगों की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं, कम होती नजर नहीं आ रही हैं? दूसरे इस पर भी जो देर हो रही है तो उससे फायदे की जगह नुकसान ज्यादा है? देखिए, मुश्किल कहीं भी नहीं है। मुश्किल केवल अभी भारतीय जनता पार्टी के लिए होने वाली है। अभी भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है कि किसी भी तरीके से ये अफवाह फैलाने में कामयाब हो जाए कि गठबंधन हो नहीं रहा, और ये शुरू से सिलसिलेवार ढंग से ऐसे ही बोलते हुए आ रहे हैं। जब पहली बैठक हुई भी नहीं थी तब से कह रहे थे कि इनकी तो बैठक ही नहीं हो पाएगी, ये लोग एक साथ बैठ ही नहीं पाएंगे। उसके बाद आपने देखा एक साथ बैठे, पहली बैठक हुई, उसके बाद बोले कि अब दूसरी बैठक नहीं हो पाएगी, फिर दूसरी बैठक हुई। उसके बाद इन्होंने चलाया कि अब ये सीट कैसे बांटेंगे, सीट शेयरिंग कैसे होगा, तो सीट शेयरिंग भी हो रहा है। और जहां तक मैं अपनी पार्टी की बात करूं तो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के बीच में जो सीट शेयरिंग वाला मुद्दा, उसको लेकर हमारी पहली बैठक बहुत ही शानदार रही थी, बहुत अच्छे माहौल में बैठक हुई थी, और आज फिर से बैठक जारी है, अभी चल रही है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि शाम तक कुछ ना कुछ रिजल्ट निकल के आएगा और अगले 4-5 दिनों के अंदर काफी तस्वीरें साफ हो जाएंगी कि कौन सी सीटों पे कौन लड़ेंगे। जब आप एक गठबंधन का हिस्सा होते हैं तो उसके अंदर आपको ये जरूर सबको मिलकर तय करना पड़ता है कि कौन सी सीट पे कौन पार्टी चुनाव लड़ेगी। लेकिन सब कुछ ठीक है, कोई किसी प्रकार की, मुझे लगता है कि किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। अब दिक्कत भारतीय जनता पार्टी को होने वाली है, क्योंकि अच्छे से सब कुछ चल रहा है गठबंधन के अंदर, सब कुछ अच्छा है, बहुत हेल्दी बातचीत है सबकी, बहुत अच्छा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो केवल और केवल भगवान के नाम पे चुनाव जीतने का प्रयास कर रही है, क्योंकि काम किया नहीं है। जब आदमी कुछ भी काम करता नहीं है ना, तो फिर वो भगवान भरोसे हो जाता है। तो वही भारतीय जनता पार्टी का हाल है। आप लोगों की अच्छी बात है, ये तो इस बार सीधे दिख रहा है कि आपका उद्देश्य ज्यादा बड़ा है, तो आप लोगों ने अपने अंदर पेशेंस काफी बनाए हुआ है और आप बार बार ये कहते हैं सब कुछ ठीक है। लेकिन नरेंद्र जी, 200 से भी ज्यादा दिन हो गए हैं और अभी तक मामला सलट ही नहीं पा रहा है, लगातार चले ही जा रहा है। बीजेपी मास्टर स्ट्रोक लगाए जा रही है और आप लोग अभी तक उसी पर अटके हुए हैं। कौन सा मास्टर स्ट्रोक लगा दिया बीजेपी ने? मैं तो कह रहा हूं, केवल आप बता दीजिए मुझे कौन सा स्ट्रोक है। क्या ये मास्टर स्ट्रोक है कि इन्होंने किसानों के लिए 3 काले कानून लेकर आए और बाद में उनको वापस लेना पड़ा, किसानों की जान चली गई सड़कों पे बैठकर? क्या ये मास्टर स्ट्रोक था बीजेपी का? या देश की अंतरराष्ट्रीय महिला पहलवानों को दिल्ली की सड़कों पे घसीटा गया, क्या ये मास्टर स्ट्रोक था भाजपा का? इनकी सरकार के चलते मणिपुर जलता रहा, कभी प्रधानमंत्री जी ने जाके वहां नहीं देखा, क्या ये मास्टर स्ट्रोक था बीजेपी का? महंगाई लगातार बढ़ रही है, अपने चरम पर है। इसके अलावा आप देख लीजिए। नरेंद्र जी, मैं आपको बीच में टोकूंगा। आप बेशक उन मुद्दों को गिना रहे हैं जो मुद्दे अब पुराने पड़ गए हैं। पुराने इसलिए पड़ गए हैं क्योंकि उसके बाद 5 राज्यों में चुनाव हुआ और जनता ने इन मुद्दों को बहुत ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया। अगर लेते तो बीजेपी को वहीं पर सबक मिल जाता। लेकिन इसका मतलब यह है कि बीजेपी के इन मुद्दों को, जिनको आप लोग विपक्ष कहता है कि ये मुद्दा है,
वो मुद्दे एक्चुअल में जनता के लिए नहीं है। अगर होते तो इसका रिजल्ट तो देखने को मिलता। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि आने वाले दिनों में चुनाव है, उससे पहले राम मंदिर का इतना बड़ा मुद्दा होगा, राम मंदिर का इतना बड़ा मुद्दा होगा, इतना भव्य वहां पर हो रहा है। जी बताइए शिवेंद्र जी, इस पे मेरा जवाब ये है कि पहली बात तो ये कि कोई भी मुद्दा पुराना नहीं होता है। मुद्दा जब तक पुराना नहीं होता, जब तक मुद्दे पर समाधान नहीं होता। और जहां तक आपने राज्यों के चुनाव की बात की, मैं जवाब दे रहा हूँ, एक मिनट मुझे जी बताइए, मुझे कंप्लीट करने दीजिए। अभी तक आपने शिवेंद्र जी ने बात की 5 राज्यों के चुनाव की, तो इन्हीं राज्यों में पिछली बार राज्यों में कांग्रेस पार्टी जीती थी, जिन राज्यों में आज भाजपा जीती है। लेकिन उसके बाद लोकसभा के चुनाव जब हुए तो वहां भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली। तो राज्य के चुनाव को आप देश के चुनाव से नहीं जोड़ सकते हैं। देश का चुनाव, अलग मुद्दों का चुनाव है, अलग चीजों पर चुनाव होता है। राज्यों का चुनाव अलग मुद्दों का चुनाव होता है। अगर ऐसा होता तो पिछली बार ही भारतीय जनता पार्टी साफ हो गई होती, क्योंकि इन सभी राज्यों में तो कांग्रेस की पार्टी की सरकार बनी थी। आज इस बार भाजपा की सरकार बनी है। देखिए तो ऐसा नहीं है, ये तो कोई नरेंद्र जी बात नहीं हुई, क्योंकि जब राज्यों में हार होती है तो कहते हैं वहां लोकल मुद्दों में हम पिछड़ गए। जब नेशनल की बात होती है तो बोलते हैं राष्ट्रीय मुद्दे नहीं हमारे काम किए। बात ये नहीं है, बात ये है कि यहाँ तो स्ट्रेटेजी इस पे होनी चाहिए कि कैसे मिल करके जो आप लोग लड़े, कि कम से कम जीतने की बात चाहे बाद में आए, लेकिन पहले मजबूती से सामने तो खड़े हो। अभी स्थिति ये हो गई है कि सारी पार्टीज मिल करके बीजेपी के सामने खड़ी हो रही है, फिर भी अभी ये तय नहीं हो पा रहा है। सीट शेयरिंग हो, चाहे पावर टूसलिंग की बात हो, चाहे स्ट्रेटेजी की बात हो, कहीं कुछ दिखता नहीं है। नहीं, नरेंद्र जी, जैसे बीजेपी को मिलता है, नरेंद्र जी, जैसा शिवेंद्र जी कह रहे हैं और जैसा आप भी कह रहे हैं, बिल्कुल शिवेंद्र जी आपकी बात को मैं कह रही हूं कि जैसे आप देखिए पिछले 3 विधानसभा चुनाव में जब राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में जिस तरह का माहौल था, बीजेपी के खिलाफ बना हुआ था, कांग्रेस की बढ़त पक्की दिख रही थी, जैसा आप ही कह रहे हैं। लेकिन चाहे आप जो भी कहिए, लचर नेतृत्व हो, लैक ऑफ इलेक्शन मैनेजमेंट मैकेनिज्म के कारण तीनों स्टेट निकल गए हाथ से। तो ऐसे में अगर आप लोग लास्ट मोमेंट में एक सामंजस्य बना भी लेते हैं या भानुमति का कुनबा जोड़ भी लेते हैं, तो भी क्या आपको लगता है कि एक डायरेक्शन में आप लोग बीजेपी का मुकाबला कर पाएंगे? देखिए, मेरा ये कहना है इस पे कि इसको हमने चाहे जिस भी तरीके से कहें कि प्रोपगेंडा के तहत या जैसे भी हम लोग इसको बड़ा समझने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन दरअसल जो अभी गठबंधन में पार्टियां हैं, आप उनका वोट शेयर यदि देखेंगे तो उनका वोट शेयर 60% से ऊपर जाता है। और जब भारतीय जनता पार्टी और उनके साथ जुड़ी हुई पार्टी को, यानी कि एनडीए गठबंधन को आप देखेंगे तो उनका जो वोट और परसेंटेज है वो 38 to 40% तक जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि ये कहां पे इंडिया गठबंधन खड़ा है इस वक्त और कहां पे भारतीय जनता पार्टी खड़ी हुई है। आज के समय में अभी जो चल रहा है केवल और केवल सीट शेयरिंग होने की बात है, और ये अगले 4-5 दिन में मुद्दा सुलझने वाला है सीट शेयरिंग को लेकर के। उसके बाद तो इंडिया गठबंधन अपना विजन रखेगा देश के सामने, और जो चुनाव होगा वो विजन पर होना चाहिए। ये नहीं कि भैया आप काम कुछ ना करो और बाद में भगवान भरोसे चुनाव लड़ो और सिर्फ जनता में जाके कह दो, भगवान के नाम का नारा लगा दो और जनता आपको वोट दे दोगी। तो ऐसा इस बार होने वाला नहीं है। इस बार जनता महंगाई पे सवाल कर रही है, भ्रष्टाचार पे सवाल कर रही है, बेरोजगारी पे सवाल कर रही है। भारतीय जनता पार्टी को जवाब देना पड़ेगा। अपने 10 साल के कार्यकालों का उन्होंने कितने रोजगार दिए देश के युवाओं को, उन्होंने महंगाई से कहां तक राहत दी, जो कि आम आदमी देश का आज महंगाई से त्रस्त है, बुरे तरीके से त्रस्त है। कांग्रेस प्रवक्ता संदीप त्रिपाठी भी जुड़ रहे हैं। संदीप जी, आप लोग अभी तक पिच बनाने में ही लगे हैं और बीजेपी छक्के पे छक्का मारी जा रही है, कितना और समय लगाएंगे? सीट शेयरिंग का मामला कब सुलझेगा? मुक्ता जी, अवध की धरती से जय सिया राम और आप सभी को प्रणाम। अभी आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी छक्के पे छक्का लगा रही है। मैं तो ये कहूंगा कि वो क्लीन बोल्ड कर रहे हैं। और वो भी अब प्लेयर कौन है जिसको बोल्ड किया जा रहा है? शिवराज सिंह, क्लीन बोल्ड। बाहर रमन सिंह, बोल्ड बाहर। वसुंधरा राजे, बोल्ड बाहर। ये पार्टी तो अभी पहिया हमारे चल रही है। बाबू साहब, एक आप मर्यादा और यादा है कि नहीं है भाई? अरे अभी तो इसे जुड़े हैं। अरे सुनना सीखिए ना। राकेश जी, आपके पास आएंगे अब, इसके बाद आपकी बारी है, इनको बोल लेने दीजिए। बिल्कुल बताइए। राम की धरती से हम लपेट देते हैं, हमारे यहाँ अवधि में कहा जाता है खास देते हैं। सुनिएगा जी, आपका तो अंदाज ही अलग है, बताइए।
जी जी। तो अभी आपने कहा कि ये छक्के पे छक्का मार रहे हैं, छक्का उक्का नहीं मार रहे हैं। देखिए राजनीति में कुछ चीजें परसेप्शन, अभी आपने कहा कि हमारा नचर मैनेजमेंट, बिल्कुल नहीं। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो जो एक चुनाव में काउंट कर जाती हैं और एक फायदा पहुंचा देती हैं। लेकिन अगर आप भारत के राजनीति के इतिहास को देखेंगे तो 2004 का चुनाव हमें नहीं भूलना चाहिए, जहां पर ये तीनों राज्य जीते थे। ये चुनाव हार गए 2004 का, और उस समय इतना विशाल नेतृत्व, अटल जी जिनका एक लोटा घुमा के, मतलब उनके मृत्यु के बाद उनका लोटा घुमा के सत्ता में आ जाते हैं, इतना महान व्यक्तित्व, उनका लोटा भारत वर्ष में घुमा के ये सत्ता में आ जाते हैं। ऐसे महान व्यक्तित्व को 2004 में हार झेलनी पड़ी। तो घमंड जो है वो भगवान राम का अहंकार है, वो जो आहार है, अहंकार भगवान राम का आहार है, तो वो आहार आप मत बनिए। चलिए राकेश जी, संदीप जी सीधे सीधे कह रहे हैं कि ये भगवान राम का आपका जो वो है अहंकार है, क्या कहेंगे उस पर आप? एक तरफ साफ दिख रहा है कि अब आप लोग ने राम मंदिर को 2024 का चुनावी मुद्दा बना दिया है, क्या कहेंगे? देखिए मुक्ता जी बता दे रहे हैं, जो कांग्रेस के मित्र हमारे बैठे हैं, इनके स्वयं मित्रों जी को राम भजन बजने से परेशानी होती है। ये हमारे यहाँ बिहार में जितने दल हैं जो महागठबंधन इंडी गठबंधन में, उनको राम भजन से परेशानी होती है, से राम नहीं, लेकिन राकेश जी अभी आप ये नहीं कह सकते, क्योंकि राम के भजन गा रहे हैं। हमने कांग्रेस के मित्र लोग कहते थे राम मंदिर बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, लेकिन राम लला का मंदिर बन गया। हाँ सुनिएगा राकेश जी, आप कितने बड़े राम भक्त हैं मैं बताता हूँ, आपकी पार्टी कितनी बड़ी राम भक्त है ये भी मैं बता देता हूँ। अभी आपने किसी एक नेता के बयान की बात की, हमारे यहाँ के दिनेश शर्मा जी डिप्टी सीएम रहे उत्तर प्रदेश की, सीता जी को कह रहे थे टेस्ट ट्यूब बेबी, और आपके ही नेता, और बता रहा हूँ आपका थोड़ा राजनीतिक इतिहास बोल के रख देता हूँ। 19 सुनिए, ये गुंडाई करेंगे ना पंडित जी, मैंने बताया ठास दूंगा, बाबू साहब तुमसे डरता उड़ता नहीं हूँ। राम भजन बढ़ा रहे हैं, पब्लिक को परेशानी हो रही है, पब्लिक को परेशानी नहीं हो रही है, ये नहीं चलेगी, ये ठकुराई नहीं चल पाएगी। राम भजन सही अंत होता है, गांधी जी को मानने वाले लोग हैं, गांधी जी को मानते हैं। संदीप जी हमें भाषा का डेकोरम मेंटेन करके रखना है, यहाँ ये ऐसा मंच नहीं है जहां हमको लड़ाई करनी है, हमें एक दूसरे से बातचीत करनी है और अपना अपना पक्ष रखना है। अभी फिलहाल हम शिवेन जी के पास चलते हैं। शिवेन जी, अगर आप देखिए आज प्रधानमंत्री जी का राम मंदिर को लेकर एक बड़ा इमोशनल मैसेज आया है और साफ दिख रहा है कि लोगों के साथ एक इमोशनल कॉर्ड जोड़ने का प्रयास है। देखिए ये बीजेपी की बहुत ही सोची समझी प्लानिंग रहती है और ये बात शायद विपक्ष समझता है या समझना नहीं चाहता, और इसी का नुकसान होता है। ये सब बातों में उलझने का वक्त ही नहीं है अब, और असलियत में तो इनको अगर आपस में अलायंस करके ठीक से अगर नहीं आए तो जितनी सीटों की उम्मीद कर रहे हैं उतनी भी नहीं आएंगी, क्योंकि बीजेपी एक बहुत जो मास्टर स्ट्रोक की बात कर रही थी, पुराने इतिहास की बात कर रहे थे समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोग, लेकिन हकीकत तो ये है कि राम मंदिर के रूप में भले ही कोई इसको स्वीकार न करे कि राजनीतिक मुद्दा है या नहीं है, लेकिन असलियत में राजनीतिक मुद्दा है और उसका बीजेपी को सीधा सीधा फायदा मिलने जा रहा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश से भले ही मंदिर बन रहा है, लेकिन उसकी भव्यता, उसकी विशालता, उसका जो इतना भव्य इंतजाम और पूरा इंतजाम किया जा रहा है, वो साफ तौर पर दिखाता है कि इसको जिस तरह से घर घर पहुंच रहा है, संघ के लोग पहुंच रहे हैं, कार्यकर्ता पहुंच रहे हैं, अक्षर दिए जा रहे हैं, कार्यक्रम किए जा रहे हैं, तो क्या है वो कनेक्ट करने का तरीका ही है। ये एक स्ट्रेटेजी है कि वोटर से कैसे कनेक्ट करें। जिस 80% की ये बात करते हैं उनके घरों में जाकर के अगर वो राम की बात करेंगे तो वो लीवरेज तो ले ही लेंगे, लेकिन ये लोग सिर्फ जुबानी जमा खर्च बातें कर रहे हैं और अभी तक सीटें नहीं तय कर पा रहे हैं। नहीं, उससे भी देखिए बड़ी बात शिवेन जी, उससे भी बड़ी बात यह है कि कांग्रेस हो, सपा हो, डीएमके हो या कोई भी और पार्टी, आम आदमी पार्टी हो, हर जगह अलायंस की तो आप बात छोड़िए, पार्टी में राम मंदिर को ही लेकर अलग अलग राय है, अलग अलग मत दिख रहे हैं, तो इसको कैसे मैनेज करेंगे ये लोग? देखिए ये इस पे बयानबाजी लगातार चलती रहेगी जब तक कि ये प्राण प्रतिष्ठा की बात हो चाहे चुनाव की बात हो। अभी प्राण प्रतिष्ठा वाली बात हो जाएगी खत्म, उसके बाद भी चुनाव का वक्त बचेगा, उस बीच भी राम मंदिर को लेकर तरह तरह बयान आते रहेंगे और बीजेपी चाहती भी यही है कि उस मुद्दे पर जितना विपक्ष बात करेगा उतना ही गिरेगा, क्योंकि ये नैरेटिव तय हो चुका है कि राम के भक्त जो है असली वो एक तरीके से बीजेपी वाले ही हैं। हालांकि ऐसा है बिल्कुल नहीं, जितना भी हिंदू जनमानस है वो राम का उतना ही भक्त है, लेकिन कहीं ना कहीं राजनीतिक फायदे के लिए इसका पूरा पूरा नैरेटिव तय किया जा चुका है और ये बात शायद विपक्ष समझता नहीं है, या समझता है तो मानना नहीं चाहता,
अगर वो अपनी स्ट्रेटजी को इससे स्ट्रीमलाइन नहीं करेंगे तो सीट शेयरिंग की बात हो, चाहे किसी कितनी हिस्सेदारी हो, किसका कहां पर कैंडिडेट खड़ा हो, इन सब चीजों में मात खाएंगे, क्योंकि बीजेपी प्लानिंग बहुत लंबे से करती है और ये लोग अभी तक सीटें नहीं तय कर पाए। मीटिंग्स में जो मुद्दे निकल के आते हैं उन मुद्दों पर नहीं बात होती है। संदीप जी, और अगर असलियत की बात की जाए, मुक्ता जी, एक और चीज, हाँ, बताइए, अगर देखा जाए तो कायदे से अभी तक विपक्ष के पास कोई ऐसा मुद्दा भी नहीं है जिस मुद्दे पर लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, क्योंकि उसके लिए बड़े मुद्दों की जरूरत होती है। राम मंदिर के मुद्दे पर लड़ेंगे तो वैसे ही हार जाएंगे, लेकिन कोई ऐसा मुद्दा खड़ा किया होता, जिस मणिपुर की बात, जिस बीजेपी की अलग अलग क्षेत्रों की बात कर रहे थे, उन्हीं मुद्दों को बड़ा कर लिया होता। तो ये प्लानिंग, ये स्ट्रेटजी विपक्ष के पास दिखती नहीं है, इसीलिए जनता को उम्मीद भी नहीं दिखती। बिल्कुल। नरेंद्र जी, आप क्या बोलेंगे? पहले आपसे शुरू करते हैं, समय कम है इसलिए छोटा छोटा बोलिएगा, आपस में लड़ाई मत करिए, अपना अपना पक्ष बताइए। बात है। नहीं, देखिए मेरा ये कहना है इसमें कि अभी जिस तरीके से शिवेंद्र जी बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी राम मंदिर को भुनाने का प्रयास कर रही है, बिल्कुल कर रही है। वो तो पूरे देश को नजर आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी किसी भी तरीके से राम के नाम पर वोट पाना चाहती है। ये तो हमने पहले ही कहा, लेकिन आदमी भगवान के नाम पे तभी जाता है ना जब उसने कोई काम नहीं किया हो, तो भगवान भरोसे हो जाता है कि अब श्री राम जी नैया पार लगाएंगे। लेकिन श्री राम जी ऐसे धूर्त लोगों की नैया पार कब तक लगाएंगे आखिरकार? ये ऐसे लोग हैं जो केवल और केवल भगवान श्री राम के नाम पर वोट मांगने का काम करते हैं, ये काम कभी नहीं करते। और भगवान श्री राम की जो विचारधारा थी, उनके मन के जो विचार थे, उस पर तो कभी भारतीय जनता पार्टी ने विचार किया ही नहीं, उस पर तो कभी इन्होंने काम किया ही नहीं। देश जलता रहता, अलग अलग कोनों में देश के इन्होंने आग लगा रखी है, धर्म के नाम पर, जात के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, और दूसरी तरफ ये भगवान के नाम पे वोट मांगने का काम कर रहे हैं। इनको तो भगवान श्री राम भी माफ नहीं करने वाले हैं। जिस तरीके से राजनीति कर रही है भारतीय जनता पार्टी, आज संविधान की हत्या करने पे लगे हुए हैं, महंगाई अपने चरम पर पहुंच गई। आज देखिए तो बीएसपी की हालत भी कांग्रेस जैसी है, फिर क्यों इतना तवज्जो दिया जा रहा है मायावती को? अगर आज बहन जी आप जाती तो क्या? संदीप जी, पहले मैं आपकी बात का जवाब दूं। 28 और 38 की जो आप बात कर रहे थे, वो 38 एक एक स्ट्रेटेजिक पॉइंट पे किया गया है, आप लोग भी स्ट्रेटेजिक उस पर कर रहे हैं। लेकिन हम मुझे ये बताइए कि कांग्रेस कहाँ ठहरती है उत्तर प्रदेश में, या कांग्रेस का क्या वो बचा है वर्चस्व? इसी का नतीजा है कि अलायंस के लोग सीटें ज्यादा देने को तैयार नहीं है। एक तरफ मायावती बयान देते हैं, एक तरफ अखिलेश बयान देते हैं, दूसरी तरफ और छोटे छोटे दल, आम आदमी पार्टी जिसका अधिकार क्षेत्र भी उत्तर प्रदेश नहीं है, उसके बावजूद भी वहां पर वो कहते हैं कि कांग्रेस को इतनी सीटें नहीं मिलनी चाहिए। कांग्रेस के लिए जो खींचतान हो रही, क्यों हो रही है? क्योंकि कांग्रेस इस बात को समझना नहीं चाहती कि स्थितियां बदल चुकी हैं। कई चुनाव में परफॉर्मेंस इतनी खराब रही है, चाहे कांग्रेस की रही हो, चाहे बसपा की रही हो। मायावती को जोड़ने से अभी कितना फायदा होगा ये तो चुनाव के बाद पता चलेगा, लेकिन आप अगर रिकॉर्ड्स की बात करेंगे तो पिछले कितने चुनाव में मायावती का खाता भी खुला है और कितनी अच्छी सीटें आई हैं, नहीं आई हैं। लेकिन इन सब के बावजूद विपक्ष अगर एकजुट नहीं होगा, जनता चाहती है कि भाई मोदी के खिलाफ अगर आप लड़ रहे हो तो कम से कम इतना मजबूत धड़ा तो तैयार करो कि हमें उम्मीद जगे कि आप आ सकते हो। यहाँ तो वो स्थिति नहीं दिखती है और यही समस्या है कि आप लोग ये मानने को तैयार नहीं होते। अब मैं कहता हूं कि आप राम मंदिर को मुद्दा नहीं मानते, लेकिन बात तो उसी मुद्दे पे कर रहे हो। कौन सा इतना बड़ा मुद्दा आप लोगों ने खड़ा कर दिया जिसकी वजह से बीजेपी को टक्कर दे पाएंगे? कोई मुद्दा ऐसा नहीं अभी तक खड़ा हो पाया है और जनता भी ये बात जानती है कि अगर जिनको सीट शेयरिंग में या अलायंस में इतनी दिक्कतें आ रही हैं, वो कल को अगर सत्ता में आने की कोशिश करते हैं और आ भी जाते हैं तो रोज की रोज जवाब देने के लिए है। कहाँ से जवाब दे दूंगा आपको? सुनिए, मैं बता रहा हूँ आपको, आपके सारे सवालों का जवाब दे रहा हूँ। आपने कहा कि हम कैसे आ जाएंगे? कमी है, राकेश जी को भी मौका मिलना चाहिए। हो गई तो राकेश जी, जब आधा रहे सब तब मुद्दा बुलाइएगा। मिला करके राम मंदिर का श्रेय आप अकेले लेना चाहते हैं? भगवान राम का, शंकराचार्य जी को करिए। देखिए भगवान राम का नाम ले लेते तो परेशानी होती है, आपको तो परेशानी होती नहीं। आपसे थे कांग्रेस के और जो बाकी पार्टी के वो पूछते थे राम लला का कब बनेगा, तारीख कब बताएंगे? राम लला का अभी आधा मंदिर है, मंदिर कहाँ बन गया है? अधूरी। लेकिन मैं कांग्रेस के सनातन का अपमान, सुनिए, कांग्रेस के झंडा और झंडा पूजने वाले सनातन पर क्या मिलेंगे? जो जिंदगी संदीप जी, थोड़ा सा सब्र रखिए, उन्हें बोल लेने दीजिए।
बताइए बताइए संदीप जी, थोड़ा सब्र रखिए, बताइए राकेश जी। कह रहे हैं कि जब आप हमको सनातन पर ज्ञान दीजिएगा। हमारे सनातन रामलला वो गाली आमंत्रण भेजा गया, ये क्यों भाग गए? रामलला का दर्शन इनके भाग्य में नहीं लिखा है। राम ऐसे ही थोड़े नहीं जाएंगे। राम का दर्शन ऐसे नहीं हो सकता। राम का दर्शन करेंगे तो बेड़ा पार कर जाएगा। राजनीति भी कर रहे हैं, राम के दर्शन करने से बेड़ा पार नहीं हो रहा है। संदीप त्रिपाठी ने दिया चंदा, संदीप त्रिपाठी ने चंदा दिया है, किसी के बाप के बचते नहीं है वो। आपको राम का नाम कहाँ के भाग्य है? राम आपके भाग्य में नहीं है। राम को आप कहाँ चेक करते हैं? आपके पार्टी के नेताओं ने राम का विरोध क्या है? आपको कौन लोग राम का नाम लेने चाहिए? राम का नाम सभी का इस पूरी चर्चा में जुड़ने के लिए। तो ये तो सुनिए आपने हमारे मेहमानों की राय, क्या है इस पर मुक्ता का नुक्ता, ये हम आपको बताते हैं। तो इस मुद्दे पर हमारी राय यह है कि बीजेपी ने शुरू से धारा 370 हो, राम मंदिर हो या समान नागरिक संहिता हो, सब पर राजनीति की है। अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर अयोध्या में भव्य राम मंदिर बन रहा है, तो बीजेपी किसी भी कीमत पर इसका श्रेय लेने से पीछे नहीं रहेगी। बीजेपी कोशिश करेगी कि राम मंदिर बनने के श्रेय में कोई बंटवारा ना हो और उसे इसका पूरा लाभ मिले। कांग्रेस और विपक्षी गठबंधन का असमंजस बीजेपी को और ताकत दे रहा है। इंडिया गठबंधन अगर बड़े मुद्दों के साथ मैदान में आता है और अपना नैरेटिव जनता के बीच ले जाने में कामयाब हो पाता है, तभी कुछ हद तक बीजेपी का मुकाबला कर पाएगा। इंडिया गठबंधन ये सवाल तो खड़े कर रहा है कि राम राज्य कैसे आएगा। जिस तरह राम राज्य में कोई गरीब नहीं था, कोई दुखी नहीं था, सब लोग मिलजुल कर रहते थे। अगर इन सवालों को विपक्ष के नेता तर्कों के धरातल पर धार दे पाते हैं, तभी वो जनता से कनेक्ट कर सकते हैं। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।